सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज CS Anitya Saraf, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, एग्जाम्स अच्छे गए हैं। और एग्जाम्स जैसा भी गया हो भाई, उतना अच्छा नहीं भी गया हो तो यार अभी टेंशन मत लो, अभी टेंशन लेके कुछ नहीं होना है ना। अपने हाथ में फ्यूचर होता है, अपने हाथ में हमारा प्रेजेंट होता है, हमारे हाथ में हमारा पास्ट नहीं होता है। पेपर डिस्कशन के लिए मैं एग्जाम के बाद नहीं आया, बिकॉज एग्जाम के बाद वाला जो समय होता है ना, आई बिलीव, देखो मेरा पर्सनल व्यू है कि दैट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू डिस्कस द पेपर विद स्टूडेंट्स। बिकॉज बच्चा परेशान होता है, फिर बच्चे एग्जाम्स देने के लिए होते हैं, और उस वक्त मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं तुम्हारा अच्छा नहीं गया तो माइंड नेगेटिव हो जाएगा, आगे के पेपर्स में भी दिक्कत आती है। तो यार वो चीज आई डोंट फील इट इज एडवाइजेबल, सो दैट इज व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर द एग्जाम टू गेट ओवर। अब सबसे पहली चीज सर, इस बार का पेपर कैसा आया? इस बार का पेपर मेरे हिसाब से इट वाज अबव एवरेज। मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर टफ था, मैं ये भी नहीं बोलूंगा पेपर इजी था। दिस पेपर वाज अबव एवरेज एंड इस पेपर में उतना, ये जो पेपर है उतना मार्जिन आईसीआई ने दिया है कि आप आराम से एग्जाम्शन ला सकते हो, आप आराम से 60+ ला सकते हो। उतना डायमेंशन आईसीआई ने दिया है, उतना मार्जिन आईसीआई ने दिया है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ एमसीक्यूज, बेटा इस पेपर के अंदर एमसीक्यूज में ना, सच्चाई बता रहा हूं तुमको, 26 आउट ऑफ 30, 26 आउट ऑफ 30 इतने मार्क्स आराम से एक बच्चा ला सकता है अगर उसने डिसेंट तैयारी की है, अगर उसने अच्छी तैयारी की है। 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकता है, कोई भी एमसीक्यू आउट ऑफ द बॉक्स वैसा कुछ नहीं है कि गलती होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द एमसीक्यूज वेयर मैनेजेबल, बट फिर भी यार एग्जाम में प्रेशर है, कोई एक आधा क्वेश्चन में हो गया कुछ गलत, तो 26 आउट ऑफ 30 समथिंग कि आप इस पार्टिकुलर एमसीक्यू सेट में ला सकते हो। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस, मतलब मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, बट उसके अलावा बाकी पूरा पेपर मैनेजेबल था। 2 से 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स था, उसके अलावा पूरा पेपर मैनेजेबल था। हाँ, अगर किसी बच्चे ने आईसीएस स्टडी मैट के क्वेश्चंस नहीं किए हैं और रिसेंट एमटीपी आईटीपी के क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाए हैं, तो हो सकता है उसको कुछ 3-4 क्वेश्चंस में तकलीफ आ गई हो। हमेशा बोलता हूं मैं कि भाई क्वेश्चंस में तुम क्या करो, आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस पक्का करो, और एटलीस्ट जो रिसेंट एमटीपी है, रिसेंट आरटीपी है, एटलीस्ट वो बराबर से कर लो। अगर वो आपने किया तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आई होगी। पेपर इज मैनेजेबल, पेपर इज डुएबल। ठीक है, यस पेपर वाज लेंथी, पेपर वाज लेंथी, दैट आई डू एग्री। पेपर को रीड करने में, रिव्यू करने में समय जाता है, आंसर्स लिखने में समय जाता है, पेपर लेंथी है, बट दैट इज समथिंग ए पार्ट ऑफ आवर सीए करिकुलम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सारे पेपर्स ही आज के टाइम में क्या आते हैं सर, लेंथी आते हैं। ओके, एंड अगेन अगर किसी बच्चे ने देखो सिलेक्टिव स्टडी किया है तो भाई वहां पे मामला बिगड़ जाएगा। जैसे बैंक ऑडिट के लिए काफी बच्चे पूछते हैं कि सर बैंक ऑडिट करना है कि नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं भाई बैंक ऑडिट हमेशा करना है, क्यों नहीं करना है। और एडवांसेस के एरिया के लिए तो स्पेशली आई यूज्ड टू टेल कि दैट इज द हार्ट ऑफ बैंक ऑडिट। अब आप देखोगे बैंक ऑडिट से 8 नंबर के एमसीक्यूज पूछे हैं, पूरा केस स्टडी सिनेरियो बैंक ऑडिट में पूछ लिया है, 8 नंबर के एमसीक्यूज पूछे हैं। और एक चीज बता दूं, ये 8 नंबर के एमसीक्यूज ऐसे हैं कि आराम से आप 8 आउट ऑफ 8 ला सकते हो। ठीक है, तो किसी बच्चे ने एडवांसेस के एरिया भी अच्छे से किया रहेगा बैंक ऑडिट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमेशा। आई ऑल्सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव आपने जिस भी टीचर से कोचिंग ली होगी, एडवांसेस के एरिया पक्का इंपॉर्टेंट मार्क कराया होगा, तो 8 आउट ऑफ 8 वहां से आ सकता है। तो बेटा सिलेक्टिव नहीं होना है कभी भी, ठीक है ना, सिलेक्टिव नहीं होना है कभी भी अपने को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो केस स्टडी सिनेरियो 1, केस स्टडी सिनेरियो 1। अच्छा, ये पेपर डिस्कशन के अंदर अपन एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव सारा डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, विल डिस्कस एवरीथिंग, विल डिस्कस कि एज ए स्टूडेंट आप एग्जाम में कैसा फेयर कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट आप एग्जाम में उस वक्त किस सिचुएशन में खड़े हो सकते हो एज ए स्टूडेंट आप मैक्सिमम क्या बेस्ट कर सकते हो, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो केस स्टडी सिनेरियो 1 देखना। ये पार्टिकुलर क्वेश्चन किसका है, बैंक ऑडिट का है। तो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन बैंक ऑडिट का है। यहाँ कुछ की इश्यूज हैं, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चंस में जाके देखते हैं। एज आई ऑलवेज टेल कि पहले क्वेश्चंस में जाके देखो काम चल रहा है कि नहीं विदाउट रीडिंग द केस, और अगर विदाउट रीडिंग द केस काम नहीं चल रहा तो विल कम एंड गो बाय द केस एज वेल। तो पार्टिकुलरली यहाँ क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ABC ट्रेडर्स ऑफर्ड इट्स वेयरहाउस एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। ठीक है जी, ABC ट्रेडर ने क्या किया सर, ऑफर किया अपने वेयरहाउस को सिक्योरिटी फॉर द लोन। ओके, इसका मतलब सर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट किया इन्होंने, मॉर्गेज क्रिएट किया। आई थिंक ये तो सेंटेंस रीड करते समझ में आ रहा होगा। HFC Bank created a charge on its warehouse, that is mortgage is created on the immovable property. Which form of security has been created? So mortgage is created, and whether bank is required to get the stock audit done of cash credit account of ABC. Okay sir,
इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए तो अपने को केस रेफर करने की जरूरत नहीं है। वेयरहाउस ऑफर किया है एज अ सिक्योरिटी, तो वहीं से अपने को समझ में आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, मॉर्गेज होएगा। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए क्या बोला है कि वेदर बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट द स्टॉक ऑडिट डन ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ एबीसी ट्रेडर्स। अब स्टॉक ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब आती है? जब 5 CR से ज्यादा का कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर किया जाता है, तब जाके स्टॉक ऑडिट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। तो अब क्वेश्चन के अंदर, केस के अंदर अपने को क्या ढूंढना है सर? अपने को एबीसी ट्रेडर्स वाला पार्ट ढूंढना है जहां पे कैश क्रेडिट की लिमिट की चर्चा की गई हो। तो देखो भाई, मैं नीचे से ही जा रहा हूं तो मैं बस लिमिट्स की तरफ देख रहा हूं। ये अलग लिमिट दिख रहा है, ये अलग लिमिट दिख रहा है, मिल गया। देखो क्वेश्चन देखने का तरीका होता है, मिल गया मुझे कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 4.50 CR एबीसी ट्रेडर्स। बोरोवर प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी एंड वाज सैंक्शन कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 4.50 CR, यानी सर स्टॉक ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं है। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। अब आप ऑप्शंस देखोगे तो पहले ऑप्शन में तो सिक्योरिटी ही गलत बताया, प्लेज है, ये हो नहीं सकता। अगले में मॉर्गेज की बात की जा रही है, ओके हो सकता है, बट द बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट डन, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द स्टॉक ऑडिट डन। थर्ड ऑप्शन में फिर से प्लेज की बात की जा रही है, और फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है सिक्योरिटी क्रेडिट इज मॉर्गेज एंड बैंक इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट डन। बिल्कुल सही बात है, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। Whether correct classification and provisioning norms have been applied in the account of precision engineering, कि क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म सही तरीके से अप्लाई किया गया है कि प्रिसीशन इंजीनियरिंग का, तो सर देखना पड़ेगा फिर। तो ये जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग है, क्या मामला है इसका? प्रिसीशन इंजीनियरिंग कहाँ है? तो प्रिसीशन इंजीनियरिंग, ओके, इशू नंबर 4 में दिख रहा है मेरे को, प्रिसीशन इंजीनियरिंग। ठीक है जी। अब क्या बोला जा रहा है? राइट, तो प्रिसीशियस इंजीनियरिंग has utilized the entire sanction cash credit limit of 300 lakhs. Outstanding balance as on the account is 308 lakhs. ठीक है, बैंक classify the account as a substandard asset. फिर one fine day DGM was passing through the area in which the borrower is located, observed that building is occupied, damaged, borrower was not available, he ordered independent verification, report has been accepted by the bank, only a piece of land with realizable value of 25 lakhs is available. Okay, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 308 लाख। और क्या बोल रहा है सर कि रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है सिक्योरिटी की? 25 लाख, यानी सर 10% भी नहीं है। रियलाइजेबल वैल्यू 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। तो अगर रियलाइजेबल वैल्यू 10% भी नहीं होती है तो हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं एसेट को? लॉस एसेट। वी डोंट क्लासिफाई इट एज सब स्टैंडर्ड। तो यहां पे देखना, लॉस एसेट होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में बोला करेक्टली क्लासिफाइड, गलत है। should have been classified as doubtful asset, गलत है। account should have been classified as lost asset and full provision should have been made in the books of accounts, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है whether the asset classification on accounts of X Limited is correct। तो अपने को X Limited में देखना पड़ेगा सर कि X Limited कौन है। X Limited, okay. Consortium cash credit facility granted to X Limited. HFC Bank is a consortium member providing cash credit facilities of 50 crores to X Limited, with HFC share being 10 crores. Over the past 2 quarters, interest amounting to 1.75 CRs have been debited in the cash credit account of X Limited, while credits in the accounts have been only 1.25 CR. Despite this shortfall, the account has been classified as performing asset based on the certificate from the lead bank. अरे भैया, बैंक ऑडिट में चिल्ला चिल्ला कर बताया तुमको कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द लीड बैंकर इज नॉट रेलिवेंट। हर एक मेंबर ऑफ कंसोर्टियम बैंक को क्या करना पड़ता है? अपने अपने रिकॉर्ड ऑफ रिकवरेबिलिटी के हिसाब से एनपीए क्लासिफाई करना पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है यार ये तो क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडेड, करेक्टली डन, गलत बात है बिल्कुल। क्लासिफिकेशन इज करेक्टली डन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ सीजी, बिल्कुल गलत बात है। करेक्टली डन तो हो ही नहीं सकता ना यार, क्लासिफिकेशन इज नॉट इन ऑर्डर एज द क्लासिफिकेशन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द एचएफसी बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन इज द बैंक डिसीजन नॉट टू अप्लाई एनपीए एंड इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स टू अकाउंट्स ऑफ एसजे लिमिटेड वैलिड। ठीक है, अंडर रेगुलेटरी गाइडलाइंस। सर एसजे लिमिटेड का सवाल है क्या? देख लेते हैं। एसजे लिमिटेड
Asset classification of SJ Limited. SJ Limited account has seen no recovery for the past 18 months. However, the bank has not applied NPA norms or income recognition norms. The management justifies this by stating that the account is guaranteed by the central government and that NPA and the income recognition are not available. गवर्नमेंट हैज नॉट इन्वॉक्ड द गारंटी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है. तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो क्या समझाया था कि एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा तो प्रोविजनिंग भी एप्लीकेबल नहीं होगा. मगर आपको मैंने एक चीज बताया था साहब, सीजी ने गारंटी ली है, पैसे कब आएंगे उसकी सर्टेनिटी नहीं है. तो इनकम रिकॉग्निशन तो क्या होगा सर, कैश बेसिस नहीं होगा, यानी इनकम रिकॉग्निशन वाला एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. समझाया था अच्छे से कि इनकम रिकॉग्निशन वाला एग्जम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज सीजी ने गारंटी ली है ना. तो ठीक है यार, एनपीए मत मानो, प्रोविजनिंग भी मत लगाओ, बट पैसे कब आएंगे क्या पता. सो इनकम रिकॉग्निशन तो कैश बेसिस में होना चाहिए. तो इनकम रिकॉग्निशन वाला एग्जम्पशन तो नहीं मिलेगा. अब यहां ऑप्शंस क्या क्या दिया है. बैंक इज करेक्ट टू द extent of not applying the NPA norms, to the extent of not applying the NPA norms for the provisioning purposes. However, this exemption is not available in respect of income recognition norms. मेरे को तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है. आगे देख लेते हैं, कुछ और appropriate दिख रहा है. तो bank is not correct for applying the NPA norms for provisioning purposes, but this exemption is available in respect of income recognition. गलत है. Bank is correct in not applying the NPA norms and income recognition as both are not applicable. गलत है. बैंक इज नॉट करेक्ट इन नॉट अप्लाइंग द एनपीए नॉर्म्स एंड इनकम recognition norms as both are applicable. नहीं. तो particularly बैंक इज partially correct to the extent of not applying the NPA norms for provisioning purposes. However, this exemption is not available in case of income recognition norms. तो मेरे हिसाब से बैंक ऑडिट में आपको आने चाहिए पूरे 8 में 8. अगर आपने एडवांसेस का एरिया किया है तो पूरे 8 में 8 आने चाहिए. अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं. मैनेजमेंट ऑफ ECX लिमिटेड एक्नॉलेज दैट गोइंग कंसर्न assumption will not be suitable while preparing financial statements and informs the auditor the fact of uncertainty related to going concern. Would suitably be disclosed. How will the auditor address? आई थिंक यार सोचने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए. गोइंग कंसर्न की बात है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, अनसर्टेनिटी है, मुर्गा पैराग्राफ चिल्ला चिल्लाकर क्लास में बताया है, मुर्गा पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ. और कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होता था, ऐसे 570 एप्लीकेबल होता था. कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होता था, ऐसे 570 एप्लीकेबल होता था. ठीक है. So to include a heading section under the heading material uncertainty related to going concern in the auditor's report as per the requirement of ऐसे 570, बिल्कुल सही आंसर है. पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. क्वेश्चन 6, which of the following statement is not correct about LLP partnership? तो LLP स्टेटमेंट के बाद पार्टनरशिप के बारे में क्या करेक्ट नहीं है. अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है स्पेशल एंटिटीज से, LLP के पोर्शन से. इसमें भी मैंने तुमको LLP वाला एरिया स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क कराया था क्लास में. LLP is required to maintain statements of goods, so purchased, inventories, work in progress, finished goods, cost of goods sold. बिल्कुल सही बात है ये तो इनकरेक्ट तो हो नहीं सकता. LLP is called as small LLP, turnover does not exceed 40 lakhs. बिल्कुल सही बात है, टर्नओवर 40 लाख एक्सीड नहीं करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन 25 लाख एक्सीड नहीं करना चाहिए. यही अपन ने डिस्कस किया था, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट ही है भाई. LLP would be required to file annual return in Form 11 with ROC within 30 days. मिल गया भाई, ये गलत स्टेटमेंट है. क्लास में तुमको क्लियरली बताया था कि कंपनीज एक्ट में एनुअल रिटर्न की फाइलिंग 60 डेज में होती है विद इन जनरल मीटिंग डेट, और यहाँ LLP के केस में भी 60 डेज ही रहता है, बट 60 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो ये 30 डेज नहीं है, ये 60 डेज है. तो ये गलत स्टेटमेंट है, देख के पता चल रहा है. तो यही करेक्ट आंसर होगा, अगर रीड करने की जरूरत भी नहीं है. इन केस ऑफ एनी इनटेंजिबल एसेट इज नॉट एक्टिव, नॉट इन एक्टिव यूज बाय द एंटिटी, ऑडिटर क्या चेक करेगा. सबसे पहले ही विल चेक द डिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इनटेंजिबल एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट. स्टेटमेंट तो सही लग रहा है यार, चेक तो करेगा. एमोर्टाइजेशन चार्ज हैज सीज्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलेशन, ये भी सही लग रहा है, ऑडिटर ये भी चेक करेगा. द डिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इंटेंजिबल एसेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड द एमोर्टाइजेशन चार्ज शुड बी कंटिन्यूड. ये तो गलत बात है भाई. एमोर्टाइजेशन चार्ज कैसे कंटिन्यू करेगा आफ्टर डिलेशन, दैट्स नॉट पॉसिबल. The delation with respect to the intangible assets has been recorded in the books of accounts post approval by the entities management and the amortization charge has ceased beyond the rate of deletion. तो अब देखना सर, A करेक्ट था, B करेक्ट था, और D में इन्होंने A और B दोनों कंबाइन कर दिया. D में इन्होंने क्या किया, A और B दोनों कंबाइन कर दिया, यानी इट इज द मोस्ट करेक्ट वन, इट इज द मोस्ट करेक्ट वन. तो आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा.
तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक भी ऐसा एमसीक्यू है जिसमें आपका आंसर गलत होना चाहिए अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। केस स्टडी सिनेरियो 2, इस क्वेश्चन में शायद कोई बच्चा गलत कर सकता है, मगर अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया हो तो गलत नहीं होगा। केस स्टडी सिनेरियो 2, एक ना फॉर्मेट सा दे रखा है, ठीक है भाई, एक फॉर्मेट सा दे रखा है, कुछ कहानियां दे रखी है, कुछ टेबल वगैरह दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दे रखा है। करैक्टर्स के नाम देख लेते हैं, खाली करैक्टर्स के नाम देख लेते हैं ताकि जैसे ही वो क्वेश्चन में करैक्टर का नाम होगा तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द पैराग्राफ। एक PK&H एसोसिएट्स है, एक मिस्टर राहुल की बात हो रही है, एक CAK की बात हो रही है, फॉक्स इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है। राहुल इमीडिएटली ड्राफ्टेड ए रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर, ऐसा कुछ बात हो रहा है। Before finalizing the audit report of Fox India Limited, Rahul performed the following procedures regarding subsequent events. तो मतलब राहुल ने कुछ procedures perform किए regarding subsequent events, इसकी बात हो रही है। तो ऊपर ऊपर से एक बार खाली क्वेश्चन देख लिया। Based on the above facts, answer the following questions 8 to 11. पहला, how will you categorize the information pertaining to the financial year 20 to 23 in relation to the extract found? Extract की बात हो रही है कि सर ये प्लान है, प्रोग्राम है, गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स है, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट की बात कहाँ की गई थी, ये रहा एक्सट्रैक्ट। ऑन गोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल, राहुल फाउंड रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर एंड द एक्सट्रैक्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि आप वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करेंगे। एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इस तरीके का। अब क्या पूछा सर, प्लान है, प्रोग्राम है, या फिर गाइडलाइंस है, या प्रोसीजर्स। अब एक एकदम सिंपल सी चीज़ है। हम वैसे तो ये क्वेश्चन ना आरटीपी में भी था, रिसेंट आरटीपी में भी था, तो वहाँ वो तुमने किया रहेगा तो सेम क्वेश्चन ही आया। अगर तुमने स्टडी मैट एक बार भी रेफर किया तो वहाँ सेम एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। बट मैं तुमको सबसे सिंपलेस्ट सिनेरियो बताता हूँ ना, अपन ने आरटीपी देखा ना अपन ने स्टडी मैट देखा, क्वेश्चन अपने से सॉल्व होगा कि नहीं, प्यार से होगा, एकदम प्यार से होगा अगर तुम्हारे लॉजिक क्लियर है। सबसे पहले सर ऑडिट गाइडलाइंस बोल के तो कुछ हमने किया ही नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर्स बोल के भी, यहाँ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आता था सर, क्लास में तुमको बार बार पढ़ाया, ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, रैप होता है, फैप होता है, याद है ना, रैप करेंगे, फैप करेंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब बच्चा ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, बच्चा ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान में क्या करते थे, ऑडिट प्रोग्राम में क्या करते थे बताना। तो ऑडिट प्लान में आप प्लान करते थे क्या क्या नेचर टाइम एक्सटेंड होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के, आप प्लान करते थे क्या क्या नेचर टाइम एक्सटेंड होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के। और ऑडिट प्रोग्राम में आप क्या करते थे, तो ऑडिट प्रोग्राम में बेसिकली आप किसी भी एसेट को कैसे वेरीफाई करोगे, किसी भी एक्सपेंस को कैसे वेरीफाई करोगे, किसी भी लायबिलिटी को कैसे वेरीफाई करोगे, उसका एक प्रोग्राम बनाते थे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करते थे, वो सारी चीजें होती थी, है कि नहीं। अब यहां पे क्या बोला हुआ है देखना कि ऑन गोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 to 23, राहुल फाइंड रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर, अदर वर्किंग पेपर्स रिलेटेड टू मैट एंड डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशंस एंड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये एक्सट्रैक्ट किस चीज का दिया हुआ है सर, कि आप एक्सपेंसेस को वेरीफाई कैसे करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट क्या दिया हुआ है कि आप एक्सपेंसेस को वेरीफाई कैसे करेंगे। और फिर एंटिटी का नाम दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, किसने प्रिपेयर किया है, किसने रिव्यू किया है, किसने अप्रूव किया है, कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं, सैम्पलिंग साइज क्या होएगा। तो पूरा डिटेल्ड में एक आइटम को क्या किया, डिस्क्राइब किया, पूरा डिटेल्ड में क्या किया, एक आइटम को डिस्क्राइब किया। तो ये किस में होता है सर, ऑडिट प्रोग्राम में होता है। ये किस में होता है, ऑडिट प्रोग्राम में होता है। तो लॉजिकली भी आप आंसर कर सकते हो, और अगर आपने एसएम रेफर किया है एक बार भी, अगर आपने आरटीपी में ये क्वेश्चन देखा है, तब तो आपसे इजिली हो ही जाएगा। बट स्टिल मान के चलता हूं कि मे भी 50% बच्चों का शायद ये आंसर गलत हो गया हो। नेक्स्ट इज which of the audit procedure performed before finalizing the audit report of Fox India Limited by Rahul is not as per SF 560। कौन सा ऑडिट प्रोसीजर एज पर SF 560 नहीं है, ठीक है जी, देख लेते हैं। ऑडिट प्रोसीजर एज पर 560 का पैराग्राफ ये था। प्रोसीजर 1, obtain an understanding of procedures established by the company to ensure that subsequent events are identified। ये तो SF 560 के ही प्रोसीजर्स का पार्ट है, रैप के अंदर आता है। इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से whether any subsequent events have occurred as on 31st March, ये भी बिल्कुल subsequent events के प्रोसीजर का ही पार्ट है। रीड करेंगे एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी उसी का पार्ट है। ये तीन तो देख के पता चल रहा है कि उसी का पार्ट है। एंड रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ फॉक्स इंडिया लिमिटेड दैट हैव बीन हेल्ड अप टू 31st March 2024। अब देखना सर, दो तरीके के बच्चे होंगे, दोनों का आंसर इसमें करेक्ट आ सकता है, तरीका बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, वो बच्चा जो 560 शिद्दत से पढ़ के गया,
जो शिद्दत से पढ़ के गया है वो तो पहला 3 पॉइंट देखते बस उसको याद आ जाएगा कि ये 3 560 वाले प्रोसीजर से चौथा नहीं होएगा। वो बच्चा जिसको खाली सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब पता है बट उसने शिद्दत से स्टैंडर्ड नहीं किया है, तो अगर वैसा बच्चा भी है ना, वो चौथा ऑप्शन देखे ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्या बोला है? रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग दैट हैव बीन हेल्ड अप टू 31 मार्च। भाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 31 मार्च के बाद वाली चीजें चेक करनी है। तो आप अगर 31 मिनट्स ऑफ द मीटिंग उनको ही रेफर करोगे दैट इज हेल्ड अप टू 31 मार्च, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कैसे वेरीफाई करोगे? तो वो बच्चा भी लॉजिक लगा के करेक्ट आंसर में अराइव कर सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय सीएपी टू राहुल। अब सीएपी ने सीए राहुल को क्या एक्सप्लेनेशन दिया है भाई? सीएपी एंड राहुल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? यहाँ तो राहुल की बात हो रही है। या CAP एंड राहुल यहाँ पे मिल गया, CAP एंड राहुल। So he thought it is mandatory to obtain engagement letter every year and handed over revised draft to CAP. CAP is surprised as to why Rahul drafted the same and explained him the situations under which it is necessary to obtain revised engagement letter। यानी ऐसे 210 circumstances जहां जहां अपने को engagement letter रिवाइज करने की जरूरत है, वो जो आपने किया था चेंज इन लॉ, चेंज इन FRF है ना, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, वो सारा। तो पहला क्या दिया सर? रिसेंट चेंज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द सर्कमस्टेंस कि जहां पे अपने को एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ द एंटिटी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द सर्कमस्टेंस जहां पे अपने को एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ CAK बाय CAP, ऐसा तो कुछ नहीं देखा था यार। अगर पार्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्लेस हुआ है उसकी वजह से एंगेजमेंट लेटर रिवाइज क्यों करेगा सीए? वो नया सी आएगा, वो तो नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेगा। अगर तुमने नहीं भी किया ना स्टैंडर्ड, मान लो तुमने नहीं किया अच्छे से, तो लॉजिकली भी, तो मकल से भी, अगर कॉमन सेंस से भी लगाओगे आंसर, तो यार नया सी आएगा तो वो तो नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करेगा ना, वो क्यों रिवाइज करेगा करंट वाला? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। और डी क्या? ए चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंगेजमेंट लेटर हैज टू बी रिवाइज्ड। Which of the statements included by Rahul in revised engagement letter is draft engagement letter is incorrect? अब बोला कि सर कौन सा स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय राहुल इन द रिवाइज ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर इज इनकरेक्ट। अब ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर कहाँ है? यहाँ है। राहुल इमीडिएटली ड्राफ्टेड ए रिवाइज एंगेजमेंट लेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ऑल्सो स्पेसिफाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट to include the following statements. Statement 1, reliability and sufficiency of financial information. Statement 2, proper disclosure of financial information. Statement 3, responsibility of an auditor to prepare the financial statements. भाई जिस बच्चे ने ऑडिट की पहली क्लास भी अटेंड की होगी ना, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बिना पढ़े, वो भी बता देगा कि ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। पता चल रहा है स्टेटमेंट 3 ही गलत है। तो क्या गलत होगा सर यहाँ पे? स्टेटमेंट 3 गलत होगा। फिर लास्ट केस स्टडी सिनारियो, अपना केस स्टडी सिनारियो नंबर 3। अब यहां पे क्या कहानी दे रहा है? सबसे पहले चलो क्वेश्चन में जाके देखते हैं। डू यू एग्री विथ ऑल द वे सजेस्टेड बाय CA ZAC टू CAF? डू यू एग्री विथ ऑल द वेज सजेस्टेड बाय CA ZAC टू CAF? तो CA ZAC ने CAF को कुछ सजेशन दिया है, अपने को उसी पार्ट को देखना है। CA ZAC, यहाँ तो फर्स्ट पैराग्राफ में CAF की बात हो रही है, ये पैराग्राफ तो नहीं होगा। सेकंड पैराग्राफ में CAF भी आ रहा है, CA ZAC भी आ रहा है, ये रीड करके देखते हैं। On completion of risk assessment procedures, CAF was wondering as to how we can verify the existence of related party transactions. लो जी 550 आ गया। So he consulted one of his colleagues CA ZAC who suggested the following ways to identify the same. अरे भाई ये तो ऐसे 550 में वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन मार्क करते हैं ना, वो अलग अलग जो 14-15 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अपन ने, मैंने तुमको समझाया था कि जितने भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे, ITRs होंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट सबमिट करते होंगे, वो वाला आंसर है। तो ही कंसल्टेड वन ऑफ हिज कलीग CA ZAC टू सजेस्टेड फॉलोइंग वेज टू आइडेंटिफाई द सेम। ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बिल्कुल आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न, बिल्कुल इसे वेरीफाई कर सकते हो। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय एंटिटी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड से कैसे पता चलेगा भाई रिलेटेड पार्टी का? ये तो एकदम गलत चीज है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय एंटिटी, बिल्कुल इससे पता कर सकते हो। ये तीनों पॉइंट उस लिस्ट के अंदर आता था ऐसे 550 वाली लिस्ट से। तो कौन सा सजेशन करेक्ट नहीं है? सजेशन 3 यहां पे करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, CAF परफॉर्म्ड
Which of the following analytical procedures to obtain the audit evidence with respect to overall reasonableness of the purchase quantity and price of raw material? तो यहां पे देखने में लग रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देखने में लग रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है ना, देखने में लग रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ट्रेंड एनालिसिस, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार केस के वहां जाके देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे ऐसे होते हैं कि हो सकता है आप सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर करो तो शायद गलत हो जाए। जस्ट अब देख लेते हैं यहाँ पे CAF एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात कहाँ की जा रही है। ओके, लास्ट पैराग्राफ में सामने दिख रहा है। CAF decided to perform analytical procedures to obtain audit evidence as to overall reasonableness of purchase quantity and price. For this, CAF scrutinized raw material consumed as per manufacturing account and compared the same with the closing. अब देखना बेटा, जिसने भी मेरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, उसके अंदर मैंने इन्वेंट्री के एरिया में एक पार्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कराया था कि कंप्लीटनेस चेक करने के लिए एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, और उसके अंदर टेक्निक्स दी हुई थी एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स की, रेशियो एनालिसिस, कंजम्पशन एनालिसिस, ठीक है ना, वहाँ टेक्निक दिया हुआ था, अलग अलग वेज दिए हुए थे। तो भाई मैंने उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कराया था क्लास के अंदर। जिस बच्चे ने भी क्लास अटेंड किया था आप जाके देख सकते हो, उस एरिया को मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। तो उस एरिया को अगर आप देखोगे तो वहां जो कंजम्पशन एनालिसिस का डेफिनेशन है, कंजम्पशन एनालिसिस का, एग्जैक्टली ये वही वाली चीज है कि CAF scrutinized raw materials consumed as per manufacturing account, compared the same with the previous year. Compared the same with the previous year से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, सर ट्रेंड एनालिसिस होगा, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ट्रेंड एनालिसिस होगा। मगर अगर आप इस पार्ट को अच्छे से देखोगे तो दिस इज ए स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्री के अंदर, यू नो कि आप कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। तो अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तब तो उस क्वेश्चन को वो करेक्टली आंसर कर देगा। ऊपर से पढ़ा है तो वैसे 520 लगाकर ट्रेंड एनालिसिस मार्क करके आ जाएगा, उसका यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर होना चाहिए कंजम्पशन एनालिसिस। इसका आंसर क्या होना चाहिए सर? इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे कंजम्पशन एनालिसिस। बट मैं मान के चलता हूं 90% स्टूडेंट्स ने ये आंसर गलत लिखा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल टारगेट विल बी कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डाटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। मतलब ये ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सवाल है। किसका सवाल है? ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सवाल है। तो कंट्रोल टारगेट की बात कहां की गई है? ये रहा टारगेट। CAF has been appointed as auditor of manufacturing entity. Pursuant to appointment, CAF planned to assess the risk of material misstatement. During this process, CAF observed that entity has identified various controls to mitigate the risk. The entity has implemented a control named target, whose objective is to ensure that production systems are processed to meet financial reporting objectives. अब देखो भाई, अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इसके अंदर भी मैं तुमको मजे की बात बताऊं कि ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर जनरल आईटी कंट्रोल्स मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। क्लास में जाके चेक कर लेना, जनरल आईटी कंट्रोल्स है, मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर अलग अलग कंट्रोल्स थे। एक था उसमें डाटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है ना, डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। तो भाई ये जो आंसर है ना डाटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन का है, जाके बुक चेक कर लेना। डाटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन का फर्स्ट लाइन है। और अगर तुमने नहीं भी पढ़ा होता तो टुक्के में भी सही कर सकते थे। अगर तुमने ऊपर से पढ़ा है, तुमने ऊपर से भी पढ़ा होता तो तुमको ये पता होता सर प्रोग्राम कंट्रोल बोल के तो कुछ चैप्टर में पढ़ा ही नहीं था, प्रोसेसिंग कंट्रोल बोल के भी चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो अपन ने एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ा था, डाटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन पढ़ा था। एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो होता है दैट इज अपॉन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर होता है। तो टुक्का मार के भी तुम सही कर सकते थे, और अगर किसने पढ़ा है तो फर्स्ट लाइन से तुम्हारा सही हो जाएगा। Which of the following procedures performed by CAF is suitable for satisfaction of concern regarding borrowings? भाई साहब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्थ का पढ़ाई भी छोड़ दो, खाली जो मैंने कॉमन पॉइंट्स लिखाए थे ना चैप्टर में कि कुछ कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूं तुमको, कॉमन पॉइंट्स देख लो। कॉमन पॉइंट्स जो मार्क कराए थे बेटा, कॉमन पॉइंट्स मार्क कराए थे, और फिर 3-4 एजर्शंस का मैंने स्पेशली नोट्स बनाया था, उनमें से बोरोइंग एक था। खाली आपने वो 17 पेज का शीट भी कर लिया होगा ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका सही निकल जाएगा। Which of the procedures performed by CAF is suitable for satisfaction of concern regarding borrowings? तो borrowings की बात की जा रही है, CAF देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये रहा।
On going through the financial statements provided by the entity, CAF observed that the entity has significantly borrowed the amount during the financial year 2022-2024. CAF wanted to ensure that all borrowings on the balance sheet represents valid claims by banks or other third parties. यानी किसकी बात, किसको वेरीफाई करना है सर? एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है, ठीक है ना? किसको वेरीफाई करना है? एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है. अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स. रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. सर अगर आपने खाली वो कॉमन पॉइंट पे पढ़े होंगे ना, तो मैंने उसमें लिखा रखा है एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या देखो, फिर कंप्लीटनेस के लिए क्या क्या देखो. तो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस वाला पॉइंट मैंने कंप्लीटनेस के अंदर लिखा रखा है, यानी चैप्टर में गहराई में नहीं भी जाओगे, कॉमन पॉइंट देख के समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो कंप्लीटनेस के लिए है, तो ये तो हो नहीं सकता. रिकम्प्यूटेड द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भी लॉजिकली समझ में आता है कि भाई रिकम्प्यूटेड द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो एग्जिस्टेंस तो नहीं हो सकता, ये वैल्यूएशन के लिए है. तुमको अगर एजर्शन का बेसिक नॉलेज भी है तब भी तुम लिख दोगे. रिव्यूड बोर्ड मीटिंग्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट्स, तो मैंने कॉमन पॉइंट्स में लिखाया हुआ है, कॉमन में एग्जिस्टेंस में आप रिव्यू करोगे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल मिनट्स ऑफ द मीटिंग. बेटा चैप्टर के अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन पॉइंट्स में लिखा दिया था तुमको ये सारा. तो उससे पता चलता है कि एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए बोर्ड मिनट्स रिव्यू करना है. और फिर एग्रीड लोन बैलेंस एंड लोन पेबल्स टू द लोन एग्रीमेंट, तो आप लोन पेबल्स को लोन एग्रीमेंट से मिला रहे हो, ये भी वैल्यूएशन के अंदर आता है. ये भी किसके अंदर आता है? वैल्यूएशन के अंदर आता है. ऊपर ऊपर से हवा हवाई में तुमने पढ़ाई की है तो नहीं होगा. तुमने अच्छे से वो पूरे याद किए थे. हाँ सर, जो आपने मार्क कराया था एग्जिस्टेंस के अंदर हमने अच्छे से देखा है, कंप्लीटनेस के अंदर अच्छे से देखा है, तो वो अगर तुमने गो थ्रू किया अच्छे से तो ये क्वेश्चन आराम से हो गया तुम्हारा. बट अगर तुम ऊपर ऊपर से पढ़ के आए हो तो यस नहीं होगा. तो आई थिंक एमसीक्यूज उतने टफ नहीं थे, और इस पेपर के अंदर एमसीक्यूज में आई बिलीव कि यार 26 नंबर तक आ सकता है, 26 तक आ सकता है. और वर्स्ट से वर्स्ट बच्चे की तैयारी अच्छी है तो यार 24 तो तुमको आना चाहिए. यहाँ पे 24 भी नहीं आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रिपरेशन में लैकिंग थी अगर तुमको 24 भी एमसीक्यूज में नहीं आए हैं. अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में बेटा एक एडवाइस तुमको हमेशा देता हूं मैं कि कभी भी स्टार्टिंग से स्टार्ट मत करना, लास्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि लास्ट में जनरली पेपर थोड़ा इजी होता है. तो हम लोग भी यही करते हैं डिस्कशन में, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो देखना लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. CAP क्वेश्चन नंबर 6 है ना लास्ट, या क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट. CAP was conducted by one of his friends, Mr. Robin. Robin informed him that he wants to enter in an education sector. Last line देखते हैं ना यार, मैं भी क्या. What special steps are involved in the verification of fees collected by special items collected from students? लो जी भाई, ये तो जैकपॉट क्वेश्चन है. सिंपल सा है, ऑडिट ऑफ स्कूल्स, उसके अंदर पहला आइटम था फीस, उसके अंदर वो 6-7 पॉइंट देखने थे, स्टूडेंट रजिस्टर वगैरह, तो वही वाला क्वेश्चन है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. आपको अगर वो 6-7 पॉइंट्स याद होंगे, आप 5 आउट ऑफ 5 भी ला सकते हो, और टुक्का मार के लिख के आओगे तो भैया फिर ऐसे 5 में 1 देके छोड़ देगा. एक क्वेश्चन ईजी है. अगला क्वेश्चन. Oval Enterprises OEL Limited is under legal obligation to represent its current financial statements along with the previous year statements. यानी comparative financial statements की बात हो रही है. लग रहा है 710 लगेगा. Current and associate chartered accountants has been appointed as statutory auditor for the year. Current noticed that last year financial statement contains an adverse opinion for the financial statement as a whole due to a misstatement in the evaluation and disclosure of debtors. ठीक है जी. ठीक है. देन उसके बाद गाइड CA करंट for his duty regarding the treatment and addressing the issue while drafting his audit report and what disclosures is required to make. तो 710 का क्वेश्चन है. 710 का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है ना. किसकी बात हो रही है सर? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है. करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन दिया गया था. तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन दिया गया था, तो उसका इंप्लीकेशन करंट ईयर में क्या है, तो वो देखना पड़ेगा. और डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, तो याद है ना वो आपने देखा था कि अगर इस सिचुएशन में क्या दिया हुआ है सर, कि प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट किया है, प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ने ऑडिट किया है, तो वहाँ पे आप डिस्क्लोज करते थे, आप 3 बातें बताते थे. आप पॉइंट नंबर 1 बताते थे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रायर पीरियड का है. दूसरी चीज़ आप बताते थे प्रेडिसेसर ऑडिटर कौन है. तीसरी चीज़ आप बताते थे टाइप ऑफ ओपिनियन क्या दिया था. और साथ में ऐसे 500 साथ में यहाँ पे वी कैन से कि इम्प्लीकेशन और किस चीज़ का आएगा पता है यहाँ पे. मतलब एक तो मेन जो पॉइंट है वो 710 है कंपैरेटिव, तो आपने उस हिसाब से डिस्क्लोजर दे दिया.
कि यार ठीक है अपन डिस्क्लोजर दे देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, टाइप ऑफ द रिपोर्ट, वो सारा कुछ बता देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप एडिशनली, मैं बताऊंगा एज अ सेफ साइड अगर रहना है अपने को, एडिशनली आप यहाँ पे 501 का भी एक लाइन का रेफरेंस दे सकते हो, 510 का, सॉरी, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज ये आपका इनिशियल ऑडिट जो स्टैंडर्ड है वो भी आपका लग जाएगा, दैट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। और एक लाइन का रेफरेंस आप 706 का भी दे सकते हो कि इसका डिस्क्लोजर हम ओएम पैरा में भी देंगे। तो इस तरीके से आप आंसर लिख के आ सकते हो। सी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मतलब ये तो सीधा ही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, वो एथिक्स टर्म्स वाला चैप्टर हो गया। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, तो ये तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू कह रहे हैं, याद है ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ओ IPCC, पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए अपने, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। तो ये पहला क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट बी नोइंग एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स वेयर ही बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्स ए मटेरियल फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ये कौन सा वाला है सर, इंटीग्रिटी। एकदम सिंपल है, एकदम जैकपॉट वाला क्वेश्चन है, बट 4 में 4 कैसे लाओगे भाई, 4 में 4 कैसे लाओगे, 4 में 4 लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे 200 का रेफरेंस दे सकते हो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात ऐसे 200 में की गई है। साथ ही साथ आप बता सकते हो फिर वहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, उसका मतलब दोबारा से बता सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इंटीग्रिटी, उसका मतलब दोबारा से बता सकते हो। और ऐसे 200 का रेफरेंस नहीं भी लिख के आओगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जो आया है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाले चैप्टर से आया है, वहां इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे 200 को रेफर नहीं किया है। फिर इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट देयर आर सर्टेनली 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट। अरे 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट याद आ गया, ओए IOI, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, री परफॉर्मेंस, फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट परफॉर्म करो जो हमने डिस्कस किया था। तो टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट पूछा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का जैकपॉट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा कोई भी क्वेश्चन तो उतना टफ नहीं है। हाँ, ये जो पॉइंट नंबर B था, ये आई विल से कि ये एक स्टैंडर्ड लेवल का अच्छा क्वेश्चन था। दिस वाज ए नाइस क्वेश्चन, दिस वाज ए नाइस क्वेश्चन। एज ए स्टूडेंट हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी तकलीफ आई हो, तो माइट भी आप इसमें 710 का थोड़ा बहुत रेफरेंस देकर, अगर मेरे बच्चे हो तो 706 वगैरह का थोड़ा रेफरेंस देकर आप यहाँ 2.5 नंबर तक ला सकते हो, आप यहाँ पे आराम से 4 तक ला सकते हो। ये तो पूरा 4 वाला क्वेश्चन है और ये भी पूरा 4 वाला क्वेश्चन है, और बेटा 4 आउट ऑफ 4 आते हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। क्वेश्चन नंबर 5, जैक लास्ट में क्या दिया हुआ है, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर जैक लिमिटेड टू रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस बट द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी फेल टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। एज अ सीनियर ऑडिटर ऑफ द फर्म ब्रीफली आउटलाइन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लान एंड हाउ शुड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा ये ऑडिट प्लानिंग चैप्टर का, ऐसे 300 के अंदर, कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी में क्या आता है, प्लान में क्या आता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जाके बुक में देखना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। तो एज सच ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई इंस्टीट्यूट ने ना नहले पे दहला मार दिया, मतलब अच्छा ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन में पूछा क्या पता घुमा फिरा के, बोला TCW जी कौन है यार, बताओ तो, समझाना तो। अब TCW जी कौन है भाई साहब, हमने तो उतना डिटेल्ड में किया नहीं था सर, मतलब डिस्कस किया था, डेफिनेशन देखा था, क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का। मॉड्यूल में आप देखोगे तो हाँ TCW जी के बारे में थोड़ी बहुत कहानियां दी है उन्होंने, बट उतनी कहानी कौन पढ़ता है भाई, उतना टाइम किसके पास होता है। तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चन आ गया TCW जी के बारे में। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले TCW जी डिफाइंड है, ऐसे 260 में डिफाइंड है, तो आप ऐसे 260 को रेफर कीजिए, कि ऐसे 260 को रेफर कीजिए, बढ़िया से रेफर कीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ TCW जी हैज बीन गिवन इन ऐसे 260, दैट इज कम्युनिकेशन टू दोज चार्जेस गवर्नेंस इशूड बाय द ICI। देन ऐसे 260 स्टेट्स दैट TCW जी कौन होता है, ठीक है ना। फिर आपको जो भी वहाँ बेसिक चर्चा आपने जो TCW जी का डेफिनेशन दिया था, वो डेफिनेशन लिख दीजिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी करना उनका काम होता है। उसके बाद एग्जांपल्स आपने लिए थे TCW जी के, कि फॉर एग्जांपल अगर बड़ी एंटिटीज़ होती है तो उनके केस में अलग से एक TCW जी होता है, छोटी एंटिटीज़ में हो सकता है मैनेजमेंट ही TCW जी हो। वो सारा पोर्शन आप लिख दोगे, वहाँ पे अपना 2 मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा, 2 मार्क्स का, 2 आउट ऑफ 5, ठीक है।
और एडिशनली अब क्या करें भाई, क्वेश्चन तो आ गया, तो अब किस तरीके से लिख सकते हो? यू कैन जस्ट नॉर्मली गिव दैट दोज चार्ज विद गवर्नेंस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन द कंपनीज एक्ट एंड अकॉर्डिंगली देयर आर रेफरेंसेज ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस गिवन इन प्लेसेस अक्रॉस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो फिर आप एज ए ऑडिटर क्या कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो थोड़ा बहुत कि यार ऐसे 260 में बताया है कि वी हैव टू कम्युनिकेट टू TCWG, ऐसे 265 में बताया है कि वी हैव टू कम्युनिकेट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG, ठीक है ना। ऐसे 700 में बताया है कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैरा के अंदर वी आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट सर्टेन थिंग्स टू TCWG। तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स शायद सजेस्टेड में नहीं होंगे, बट इन पॉइंट्स को यूज करके आप एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हो, और अगर आपने ये सारी चीजें करी हैं तो शायद आपको 3 आउट ऑफ 5 आ भी जाए यहाँ पे। बट मान के चलते हैं कि ये 2 आउट ऑफ 5 वाला ही क्वेश्चन है। फिर Helping Hands Cooperative Society is working for the welfare of its members since last 10 years. Governing body observed that the society has some idle funds during the financial year 2023-24 and considering the equity market growth decide to invest the same in blue chip mutual funds. Decision brought fortune and society earned handsome return on the investment made. Auditor gave qualified opinion. सही किया कि नहीं ऑडिटर ने? भाई साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, याद करो। सेक्शन 32 ऑफ सेंट्रल एक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलता था कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हो, CG वाले कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हो, SG वाले में कर सकते हो, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हो, दैट इज अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, याद है ना। किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर सकते हो या एनी अदर मोड। तो भाई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में तो इन्वेस्ट करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है। तो ऑडिटर ने यहाँ बिल्कुल सही काम किया है, ऑडिटर को शाबाशी देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाया है आप उस हिसाब से आंसर लिख सकते हो। इशू इन्वॉल्व, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। स्टार्टिंग में भाई सेक्शन 32 ऑफ सेंट्रल एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, बढ़िया से 2 लाइन बता दो, फिर सेक्शन 32 की रिक्वायरमेंट्स बता दो, फिर क्वेश्चन से को रिलेट कर दो, फिर बढ़िया सा कंक्लूजन दे दो। तो यहाँ भी 4 आउट ऑफ 4 आपको आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। आई विल से कि ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे को शायद 2 आउट ऑफ 5 ही आए, बट 610 बढ़िया से किया है, अच्छे से किया है। एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक लगा दोगे, अच्छे से दिमाग लगा दोगे तो 4 आउट ऑफ 5 भी आ सकता है। क्वेश्चन में पहले लंबी चौड़ी कहानी दी है, ऐसा है, कहानी रीड कर लेना। लास्ट में पूछा क्या, व्हाट कंसिडरेशंस PQR लिमिटेड एंड कंपनी शुड हैव अंडरटेकन बिफोर रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ द ऑडिटर। और उससे पहले क्या पूछा है कि एंगेजमेंट पार्टनर हैड द इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक बार देख ही लेते हैं यार, ये क्वेश्चन देखने वाले ही लग रहा है। PQR and company chartered accountants has been appointed as stat auditors of MGM Limited. The financial statements of the company have material amounts outstanding as debtors. Aging of debtor is being done by the internal auditors and is given by them in their monthly report. ठीक है भाई। The issue was also discussed with the management. The engagement partner from PQR and company decided to give the age-wise debtors as per the reports of internal auditor due to shortage of time. Yani they have decided to use the work of internal auditor. After the audit report was released, the engagement partner realized that the disclosure of debtors is misleading and the aging was not done by the internal auditors on principles, due to which provision again made against old debtors was wrong. The engagement partner held the internal auditor responsible for this. Is he correct in making the statement that internal auditor is responsible? तो भाई 610 में क्लियरली बताया था मैंने आपको कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर विल नॉट रिड्यूस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। So that is going to be the first part of the question. What considerations PQR and company should have undertaken before relying on the work? अब देखना यार यहाँ पे ना सजेस्टेड में ऐसे क्या देगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो यूजिंग द वर्क में वो सारी चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस को यहाँ बीच में मत लाना, डायरेक्ट असिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है ये। डायरेक्ट असिस्टेंस मतलब जहाँ इंटरनल ऑडिटर ने स्टैट ऑडिटर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम किया हो। तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन था कि यार आप इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिविटी देखोगे, फिर देखोगे सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच देखोगे, याद आया? आप ऑब्जेक्टिविटी देखोगे, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच देखोगे। तो बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वहाँ 3 पॉइंट्स थे, थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड दे सकते हो। बट उसके अंदर एक टॉपिक मैंने और दिया हुआ है बुक के अंदर कि बिफोर यूजिंग द स्पेसिफिक वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वो क्या क्या देखेगा, तो उस टॉपिक का भी आप रेफरेंस दे सकते हो साथ में। तो मतलब बोल सकते हो 610 में जो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स का जितना भी हिस्सा है ना, आप उसको शॉर्ट करके समराइज करके सारी बातें यहाँ डाल सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट किस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स का जितना भी हिस्सा है स्टैंडर्ड का, आप उसको शॉर्ट में समराइज करके सारी बातें डाल सकते हो कि भाई वहाँ पे कम से कम तू मेरे को 5 में से 2-3 नंबर तो दे ही दे। तो दैट इज समथिंग यू कैन डू।
Identify and explain the assertions that the auditor will check by performing the following procedures. तो क्या करना है सर, अपने को assertions check करने हैं, ठीक है ना. Employee benefit expenses do not include the cost of any unauthorized personnel. भाई occurrence का सवाल है, OCC है, OCC है, चिल्ला चिल्ला के थक गया क्लास में, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर OCC है, तो occurrence का सवाल है. All items of inventory pertaining to the relevant year be regard included. completeness का assertion है यार, completeness है. Sales are recorded correctly in the books of accounts based on invoices and again discounts and all has been correctly accounted for. तो यहाँ किसकी बात हो रही है, एक्यूरेसी की बात हो रही है. एक्यूरेसी की बात हो रही है या मेजरमेंट की बात हो रही है. बेटा वैल्यूएशन मत लिख देना, वैल्यूएशन लिखा तो आपके मार्क्स चले गए, बिकॉज वैल्यूएशन हम लोग अकाउंट बैलेंस में यूज़ करते थे और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में हम लोग एक्यूरेसी या मेजरमेंट यूज़ करते थे. तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है. Entity owns or controls the inventory recorded in the financial statements, that is purchase invoice has been made in the name of the entity. तो ये तो बहुत सिंपल है, rights and obligations. And inventory has been recognized as the lower of cost and NRV, this is valuation. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैकपॉट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसे. क्वेश्चन नंबर सी. नाउ दिस अगेन इज अ नाइस क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन है जहां बच्चा थोड़ा फंस सकता है. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, NHG and Company Chartered Accountants is statutory auditors of Measures Backlog Private Limited for the financial year 23-24. BPL is engaged in providing telecom services and received a notice from telecom regulator to deposit fee for violating norms. BPL went into litigation and filed an appeal with telecom authority and the matter is pending for decision as the end of the year. However, company has disclosed the same in financial statement. Company ने disclosure दिया है, यानी qualified adverse तो नहीं आएगा. Audit team members have completed the audit procedures and are in the process of drafting the report. Audit team leader knows the matter of norms violation and pending appeal needs to be included in the auditor's report. Seek your guidance. तो सर डिस्क्लोजर हो चुका है रिपोर्ट में, अब हम एज ऑडिटर क्या करें. तो क्वालिफाइड एडवर्स तो आएगा नहीं, यानी हमारे पास ऑप्शंस दो ही बचते हैं. एक 701 के अकॉर्डिंग की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर दें, ये वाला ऑप्शन बचता है, और दूसरा 706 के अकॉर्डिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में इंक्लूड कर दें, ऑप्शन दूसरा बचता है. अब देखना, तो पार्टिकुलरली ये एक दो चॉइसेस है. अब देखना की ऑडिट मैटर क्या होता है सर, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर, जिसके अंदर आप ये भी बताते थे कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं, कौन कौन से जजमेंट्स वगैरह हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म किए गए हैं. की ऑडिट मैटर में बार बार बताया था मैंने कि फॉर एवरी की ऑडिट मैटर यू विल गिव ए रेफरेंस टू द डिस्क्लोजर ऑफ द मैटर फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू विल ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट हैज बीन परफॉर्म. यहाँ पे ना कहीं भी ऑडिट प्रोसीजर्स की बात नहीं दी जा रही है. जो मैंने की ऑडिट मैटर का क्वेश्चन भी कराया था, बुक में जाके देखना, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसमें भी ऑडिट प्रोसीजर्स की बात की जा रही थी. यहाँ पे कहीं भी ऑडिट प्रोसीजर्स की बात नहीं की जा रही है. तो मुझे लगता है EOM पैरा इज गोइंग टू बी मोर सुटेबल, बिकॉज एम्फेसिस ऑफ मैटर में क्या है, कोई भी चीज़ आपको लगता है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, आपको उसे हाईलाइट करना है, तो आप डिस्क्लोज कर दो. तो मुझे लगता है EOM ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे, क्योंकि की ऑडिट मैटर्स में क्या होता है कि जहाँ रिस्क ऑफ मैटरल मिसस्टेटमेंट हाई है, सिग्निफिकेंट जजमेंट एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया गया है. जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह दिया था, जबकि लिटिगेशन वगैरह मैंने एग्जाम्पल EOM पैरा में दिया था, इफ यू रिमेंबर. तो EOM पैरा इज गोइंग टू बी मोर सुटेबल हियर, एंड यू कैन ऑल्सो ड्राफ्ट द EOM पैरा, जो मैंने तुमको बताया था बेटा कि ड्राफ्टिंग करके आना है, कि विदाउट क्वालिफाइंग द मैटर वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट नंबर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आपको क्या करना है सर, EOM पैरा का कॉन्सेप्ट बताना है और ड्राफ्टिंग करके आना है. और सर एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ तो आपको मैंने बताया था सेफ चल के चलो. फॉर एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन है, डिस्क्रिप्टिव है, दोनों लिख दो कि ऑडिटर हैज टू चॉइसेस, ही कैन अदर डिस्क्लोज इन द KM और ही कैन डिस्क्लोज इन द EOM एज पर हिज प्रोफेशनल जजमेंट. पूरा कोर्स मार्क्स तो नहीं मिलेगा, बट 1 या 2 नंबर उस सिचुएशन में भी आपको मिल जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, सबसे पहले ABC and Company Chartered Accountant firm has been appointed as stat auditors of PEN Private Limited for the financial year 23-24. During audit, one of the team members, Mr. R, noticed that PEN Private Limited has purchased software of 2 crores. Said software is not an integral part of the hardware. Mr. R observed that he has conducted some research on project work. Following is the balance sheet. PPE सॉफ्टवेयर 2 करोड़, रिसर्च 1 करोड़. सॉफ्टवेयर देख के समझ आ रहा है इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, और रिसर्च कॉस्ट देख के याद आ रहा है कि सर ने बताया था कि रिसर्च कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं होता. AS 26. Mr. R approached the engagement partner with above details and inquired about the correctness made by the PEN Limited in terms of Schedule 3.
तो यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे डिस्क्लोजर करेक्ट नहीं है। डिस्क्लोजर करेक्ट क्यों नहीं है सर? बिकॉज इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होना, रिसर्च कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। और फिर मिस्टर आर फर्दर वांट्स टू एंश्योर दैट ऑल एडिशंस ड्यूरिंग हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, यानी कंप्लीटनेस को चेक करने की बात की जा रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जाके देख लेना, बुक में दिया हुआ है। वो सारा अपन कंप्लीटनेस वगैरह चेक करेंगे, शेड्यूल मंगाएंगे, एडिशंस ऑथराइज्ड है कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है ना। तो वो काफ़ी सारे पॉइंट्स पूरे लिस्ट में फ्लो में याद कराया हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है। Project India Limited is engaged in manufacturing trading of disposable glass and plates used in social gatherings. XYZ Company and Chartered Accountants is the state auditor of PINL for the financial year 23-24. Analytical procedures carried out by the audit team heading by CS Act indicated the company business is going downward and company could achieve only 50% of the revenue. Management has not taken any steps to increase the revenue. Also, the suppliers are demanding cash payment at the time of purchase. साहब सारा का सारा गोइंग कंसर्न को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे 570 indicators. Before finalizing the audit report, audit in charge asks for a cash flow forecast from management for the next 12 months from the end date. अब गोइंग कंसर्न वाले स्टैंडर्ड में जब हमने ऑडिट प्रोसीजर्स की बात की थी, रैप की बात की थी, तो वहाँ पे आपको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था सर कि पार्टिकुलरली मैनेजमेंट जो है कैश फ्लो फोरकास्ट बना के देता है, हम कैश फ्लो फोरकास्ट को वेरीफाई करते हैं। Keeping in view of the above fact, answer the following. What can be the likely purpose of CS Act in the above situation? Purpose क्या है सर? गोइंग कंसर्न के assumption को assess करना बढ़िया से, गोइंग कंसर्न के assumption को assess करना कि गोइंग कंसर्न का जो assumption है appropriate है कि नहीं है। ऐसे 570 का रेफरेंस दे सकते हो, AS1 को कोरिलेट कर सकते हो, और साथ में एडिशनली डिस्क्लोज कर सकते हो कि गोइंग कंसर्न assumption को assess करना है, बिकॉज अकॉर्डिंगली ही इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीकेट इंक्लूड द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट। अकॉर्डिंगली ही इज गोइंग टू इंक्लूड द सेम इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो उस तरीके से आप लिख सकते हो। 3 मार्क्स पूरे तो नहीं आएंगे शायद, बट 2 आउट ऑफ 3 आ सकते हैं यहाँ पे। स्टेट एनी 2 प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू कैश फ्लो फोरकास्ट, ये बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था कि जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया जाता है उसमें एक तो ऑडिटर मेनली डाटा देखता है कि जो डाटा है वो बराबर है कि नहीं, और एक एजम्पशंस देखता है कि जो एजम्पशंस है वो रिलायबल है कि नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। ऐसे 570 के अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो, साथ में AS1 का कोरिलेशन चाहो तो दे सकते हो। Singh and Associates, while carrying out stat audit of Rubber Industries Limited, observe that debtors are not making payments invoice wise, as the debtors constitute 60% of the total assets. So auditors requested management to provide external confirmation of all the debtors outstanding for amount exceeding 1 lakh. However, management restricted and no external confirmations were obtained. Audit firm has decided to give a disclaimer. सर अगर नॉर्मली तो यहाँ पे क्या बोला गया सर कि ऑडिट फर्म हैज गिवन डिसाइडेड टू गिव अ डिस्क्लेमर। ठीक है यार, डिस्क्लेमर सही है, डेटर्स कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल एसेट्स। Audit firm has decided to disclaim and secure guidance on amendments that should be made in the basis for opinion section and elements required by SA 570, which need not be included in the auditor's report. सर नॉर्मल स्टूडेंट को क्वेश्चन में तकलीफ आ सकती है, बट अगर आपने क्लास लिया था तो आपको मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिस्क्लेमर, प्रॉपर्ली हमने इसके नोट्स बनाए थे अलग से, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिस्क्लेमर। बट ठीक है, फिर भी ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिस्क्लेमर में क्या क्या बताया था यार कि बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या चेंज होएगा, ओपिनियन में क्या चेंज होएगा। बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपको बकायदा बताया था कि एक वो जो रेफरेंस टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेटमेंट है वो हट जाएगा, और एक जो वी हैव ऑब्टेन्ड साई लिखते थे वो उसकी जगह आ जाएगा वी हैव ऑब्टेन्ड साई जो लिखते थे वो वाला स्टेटमेंट भी हट जाएगा। तो एक रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पॉइंट भी हट जाएगा, और एक वी हैव ऑब्टेन्ड साई वो वाला पॉइंट भी हट जाएगा। ठीक है ना। एंड उसके अलावा कौन सी चीज़ें ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगी, तो मेनली यही है। उसके अलावा आप थोड़ा सा डिस्क्लेमर का कॉन्सेप्ट समझा सकते हो, फिर डिस्क्लेमर की वजह से रिपोर्ट में क्या चेंजेस आ रहा है उसका थोड़ा ब्रीफ बता सकते हो। एडिशनली ये भी बता सकते हो मेरे हिसाब से कि भाई डिस्क्लेम कर रहे हो तो कैम नहीं आएगा, डिस्क्लेम कर रहे हो तो कैम नहीं आएगा। बट ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि 4 आउट ऑफ 4 आने में तकलीफ होगी, बट मैंने जो प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाया था, स्टैंडर्ड्स के आंसर स्टार्ट कैसे करना है, बढ़िया सा लैंग्वेज बताया था तुमको, उसके बाद प्रेजेंटेशन टेक्निक सिखाई थी, वो सारा इनकॉर्पोरेट करके अगर आप लॉजिकली आंसर लिखोगे तो 3 आउट ऑफ 4 आ सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2,
XYZ Limited, a manufacturing company engaged in the production of various types of iron, is planning to expand its operation into a new geographical market, add new products. Company has prepared prospective financial information to be presented to potential investors and financial institutions. ठीक है जी. XYZ Limited considers a firm of auditors to conduct an assurance engagement. तो assurance engagement की बात हो रही है, यानी ऐसे ही 3400 सीरीज की बात हो रही है. इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दिया था. नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट का जो चैप्टर था हमारा, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स डन बाय द ऑडिट करते हैं तो ऐसे वाली सीरीज़ लगती है, रिव्यू करते हैं तो फिर अपना ऐसे सारी वाली सीरीज़ लगती है, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो ऐसे ही 3400 वाली सीरीज़ लगती है. फिर उसके अंदर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. So XYZ Limited engages a firm of auditors to conduct an assurance engagement on PFI. During the engagement, the auditors reviewed the assumptions, explained the key differences between prospective financial information, historical financial information. तो differences बता दीजिए, prospective financial information को समझा दीजिए, बहुत बढ़िया से बुक में दिया हुआ है. How does this distinction impact the level of assurance? तो यहाँ पे ऑडिटर क्या कर पाएगा सर, मॉडरेट एश्योरेंस से दे पाएगा, राइट, और मॉडरेट एश्योरेंस से दे पाएगा. और फिर बुक में वो नेगेटिव लैंग्वेज का वर्डिंग्स भी दिया हुआ है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था कि आप किस तरीके से नेगेटिव फॉर्म में एश्योरेंस दोगे, मॉडरेट एश्योरेंस दोगे, और किस तरीके से नेगेटिव फॉर्म में क्या दोगे, एश्योरेंस दोगे. आप ये नहीं बोलोगे assumptions आर फाइन, आप ये बोलोगे वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग, जिसकी वजह से हम ये बोलें कि assumptions आर नॉट करेक्ट. तो वो उल्टा आपको मैंने क्लास में बताया भी था कि पार्टिकुलरली आप क्या करते हो, इसमें एक नेगेटिव एश्योरेंस देते हो, नेगेटिव टोन में बोलते हो. तो वो पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ पे. फिर CAH is managing partner of HK and Company, a chartered accountant firm having registered office at Delhi, with the annual task of reviewing whether any threat to independence is observed in the firm. CAH noted down the following observations received from staff and partners. तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, यानी शेफ की बात हो रही है. याद है ना, शेफ को करीना से थ्रेट है, क्लास में बताया था. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट. सबसे पहले CAJ partner of the firm performed statutory audit as well as non-audit engagement. तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ रहा है सर, बहुत सिंपल है. CAM partner of the firm who has done income tax of measures Happy and Associates where he has significant interest, financial interest. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ये भी बहुत सिंपल है. कॉस्ट ऑफ एयर ट्रेवल स्टे अकोमोडेशन वाज बॉन्ड बाय द क्लाइंट. भाई क्लाइंट आपके लिए फैमिलिटी, आपके क्लाइंट आपकी सेवा करेगा, फैमिलिटी भर जाएगा, फैमिलिटी थ्रेट. One of the client measures Stock Limited threatened to replace them as auditors because the audit team. तो हम समझ में आ रहा है, that is the intimidation threat. CAN partner of the firm who audited the measures NM Private Limited become an arbitrator for dispute. आपको arbitrator बना दिया, एक पोजीशन में अपॉइंट कर दिया, तो advocacy threat. CAN accepted the assignment of tax audit on behalf of TRN Industries. Management agreed to pay him the contingent fee. Self interest threat एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, एकदम जैकपॉट वाला क्वेश्चन है ये, एकदम जैकपॉट वाला क्वेश्चन है. अगर थ्रेट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑडिटर को क्या करना है, सेफ गार्ड्स लगाने हैं. अब देखने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है. How can CAM ensure that evidences collected by CA Ravi during the audit will be sufficient for the purpose? तो भाई देख के पता चल रहा है, ऐसे 500 का डायरेक्ट क्वेश्चन है. सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस का चेकिंग करना है. सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस चेक करने के लिए क्या चेक करना था, क्लास में सिखाया था. सफिशिएंसी देखने के लिए एमएमएस देखो, एमएमएस देखो, एमएमएस देखो मतलब मेटलिटी देखो, एमएमएस देखो मतलब क्या देखो, मेटलिटी देखो, एमएमएस देखो मतलब एम से मेटल मिस स्टेटमेंट देखो, रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट देखो, और एस मतलब साइज ऑफ द एंटिटी देखो. ये 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, ऐसे 500 का इंट्रोडक्शन आ जाएगा. और बेटा अगर आप मेरे बच्चे हैं तो मैंने बताया इंटरलिंक करो. ऐसे 200 का भी एक आधा रेफरेंस दे सकते हो एक लाइन का, कि एज पर ऐसे 200 एविडेंस लेना होता है, और फिर ऐसे 500 के अकॉर्डिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होता है, और सफिशिएंसी के ये 3 फैक्टर्स हैं, दैट इज एमएमएस. ऐसा लिख दोगे तो पूरा ही 4 में 4 आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन में पूछा क्या, पहले देख लेते हैं. Whether CAP is required to consider about maintenance of digital database while framing audit strategy. Audit strategy बनाते वक्त फैक्टर्स की बात की जा रही है, यानी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी बनाते वक्त 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना था. CRPF याद है ना, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, R फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, R फॉर रिसोर्सेज, P फॉर PR प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, F फॉर फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स जहाँ पे यू नो दैट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स. एंड व्हाट वेदर द प्रोसीजर्स प्लान्ड बाय CAP आर इन लाइन ऑफ ऐसे 300. तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है.
AP and Company Chartered Accountant are appointed as stat auditor of Heavy Industries Limited, a listed company engaged in manufacturing of electric vehicles. As per the recent guidelines issued by the regulatory authority, every listed company is required to maintain display database. यानी लॉ में कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, न्यू गाइडलाइंस इन लॉ. Who could access the books of account of the company to avoid insider trading? In case of non-compliance, hefty fines may be imposed. CAF is the engagement partner. During planning, CAP planned that he would inquire from in-house IT head of the company about the maintenance of display database. तो सर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, whether CAP is required to consider about maintenance of display database. तो देखो यार, मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल डेटाबेस, इसके रिगार्डिंग न्यू लॉ की गाइडलाइंस आई हैं. क्या ये सर न्यू लॉ की गाइडलाइंस आई हैं? तो सबसे पहले सोचो, स्ट्रैटेजी बनाने में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते थे? CRPF होता था. ठीक है, 5 पॉइंट्स बताए थे. तो CRPF में क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या था अपना, कि कौन सा FRF एप्लीकेबल है, कौन सी इंडस्ट्री रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है, वो आएगा नहीं. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो भी नहीं आएगा. रिसोर्सेज वाला पॉइंट, वो भी नहीं आएगा. पिया अलग ही कॉन्सेप्ट था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वो भी नहीं आएगा. फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जहां अपने को सिग्निफिकेंट फोकस करना है? याद करो, उसमें मैंने बताया था चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन. चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन, तो यहाँ पे वो चेंजेस इन लॉ रेगुलेशन वाला पॉइंट ही है, और ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ये फैक्टर्स वाला पॉइंट लग जाएगा. एक बार बुक में जाके देख लेना, कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है. और इसका सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे बुक में टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है. चैप्टर के बाद ही, ऑडिट प्लानिंग के बाद ही देखना, एक क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है. सेम तो नहीं होगा, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो कि स्टडी मैट का क्वेश्चन है. तो वहां से आप क्रैक कर सकते हो. एंड वेदर द प्रोसीजर्स प्लान बाय CAP आर इन लाइन. अब प्रोसीजर्स परफॉर्म कौन सा किया है भाई? ड्यूरिंग प्लानिंग सी प्लान दैट ही वुड इंक्वायर फ्रॉम द इन हाउस IT हेड. यानी इंक्वायरी की बात चल रही है. इंक्वायरी किसके अंदर आता था सर? इंक्वायरी रैप के अंदर आता था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर आता था. यानी हमने प्लानिंग में सीखा था कि प्लान करते वक्त ऑडिटर क्या प्लान करेगा? प्लान रैप, प्लान फैप, प्लान पैप. याद है ना? प्लान रैप, प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. तो ये प्लान रैप के अंदर आएगा, ये प्लान रैप के अंदर आएगा. सेम क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी बुक के अंदर टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है, जो कि स्टडी मैट का क्वेश्चन है, जाके देख लेना. एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द SF 300, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगला क्वेश्चन आप देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है. व्हाट ऑडिट प्रोसीजर शुड CAP परफॉर्म टू एंश्योर दैट मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू प्रेजेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आर इन अकॉर्डेंस विद FRF. यानी ऐसे 501 का क्वेश्चन है. इन्वेंट्री था, लिटिगेशन था, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन था. सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में 2 पैराग्राफ दिया हुआ था, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखना, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लास्ट लाइन देख लेना खाली बेटा. वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड. बेटा रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में बुक में मोटी मोटी हेडिंग बनाई हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड. ठीक है ना? तो मोटा मोटा हेडिंग बनाया हुआ है बुक में, इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया हुआ है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो वो ये बताता है कि रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाएगा, बट दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड. जो कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर सेटिस्फैक्ट्री है, दैट विल इन्फ्लुएंस द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स. दैट विल इन्फ्लुएंस द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर SF 330, बट इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड. मैंने आपको बताया था कि इसमें कंट्रोल रिस्क के कॉन्सेप्ट को भी रिलेट कर सकते हो कि कंट्रोल इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री है मतलब कंट्रोल रिस्क कम होएगा. कंट्रोल इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री है मतलब कंट्रोल रिस्क कम होएगा, मतलब फ्रॉड के चांसेस कम होंगे, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड. तो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का सवाल है. तो अब बेटा आप देखना, अगर आपने तैयारी कॉम्प्रिहेंसिवली की ना, कॉम्प्रिहेंसिवली मैं बता रहा हूं 70+ पेपर का है, 70+ लाया जा सकता है इस पेपर में, मगर अगर तैयारी ऊपर से की है तो बेटा तकलीफ होगी, 50 नंबर लाने में भी तकलीफ होगी, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूछा है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं. और अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं की है, जो मैंने बताया था बेटा खाली स्टडी मैट वाले क्वेश्चंस कर लेना, लेटेस्ट MTP RTP लगा लेना, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उस पेपर में आपका 70+ आ सकता है. बाकी ठीक है यार, आई बिलीव एग्जाम कंडीशन होता है, बहुत प्रेशर टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है हमारा माइंड हमेशा वैसे ही अप्लाई करे. तो आपका पेपर अच्छा गया तो वेल एंड गुड, पेपर अच्छा नहीं भी गया तो अब इसके बारे में ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें, जो हो गया जैसा हो गया ठीक है. अब बस आप अपने फ्यूचर की तैयारी करें, पेपर के बारे में ना सोचें, क्या पता चेकिंग अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं. ठीक है ना? सो ऑल द बेस्ट.
बाकी यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो एंड डू लेट मी नो कि सर आप क्या चाहते हो, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ आपके इंटर ऑडिट के प्रिपरेशंस के लिए, व्हाट मोर आई कैन डू फॉर यू। और कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी एट 8638585920। और अगर इंटर ऑडिट की आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस परचेज करनी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी रिजनेबल प्राइस, यू कैन परचेज फ्रॉम www.apnamental.com। ऑल द बेस्ट।